नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। देश की राजधानी दिल्ली, जहां एक घर, उस घर में एक फ्रिज, उस फ्रिज में खाने का सामान और एक लड़की के 35 टुकड़े। यह वो खबर है जिससे पूरा देश गुस्से में है कि कैसे एक शरीर के टुकड़े कर दिए गए। जंगल में कई दिनों तक उन्हें फेंका जाता रहा और अब हाथ लगता है तो क्या, एक हकीकत कि अब श्रद्धा नहीं है। लेकिन एक और हकीकत है कि आरोपी आफताब इतना शातिर है कि उसने वो पूरे सबूत मिटा दिए जो उसके इकबालिया बयान में शामिल हैं। मतलब पुलिस के हाथ खाली हैं। लेकिन इस पूरे मामले का एक और फेज है जिसकी ओर शायद किसी का अब तक ध्यान ही नहीं जा रहा। हमने तह तक जाकर श्रद्धा मर्डर मामले की तफ्तीश की और तह तक जाने पर यह सवाल है जो हम पूछना चाहते हैं। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि आफताब की 20 गर्लफ्रेंड थी। वो सब अभी कहां हैं? श्रद्धा से पहले आफताब ने कितने कत्ल किए? इस मर्डर मिस्ट्री के साथ यह भी जानना जरूरी है कि आफताब की हिस्ट्री क्या है। वो लड़कियों से दोस्ती के लिए डेटिंग ऐप का सहारा लेता था जिससे वो कई लड़कियों को अपने जाल में फंसाया करता। तो क्या ये डेटिंग ऐप का सहारा एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है? श्रद्धा मर्डर केस खुलकर भी नहीं खुल सका है। वो इतना बड़ा शातिर था कि सारे सबूत लगभग मिटा दिए गए। तो सवाल ये कि जब सबूत सारे साफ, तो श्रद्धा को कैसे मिलेगा इंसाफ? और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आफताब से संपर्क में रही कोई लड़की कहीं गायब तो नहीं है। इसकी भी जितनी जल्दी हो सके जांच होनी चाहिए। सिर्फ खबर नहीं, सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन। श्रद्धा से जुड़े हर एक शख्स से बात। सबसे पहले आप क्रूरता की ये तस्वीर देखिए। टुकड़े टुकड़े हो चुकी श्रद्धा की ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब वो दरिंदे आफताब के जुल्मों को सह रही थी। अब श्रद्धा इस दुनिया में नहीं है। उसे पीटा गया, काटा गया। उसके शव के साथ इस कदर हैवानियत की गई कि उसकी आत्मा भी मर गई होगी। वहीं पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि श्रद्धा उसका इश्क कभी भी नहीं थी। वो तो महज एक शिकार थी और ऐसे न जाने कितनी ही शिकार उसके पास थे। जिस वक्त श्रद्धा के टुकड़े उसके फ्रीज में रखे थे, वो उसी फ्रीज में अपना खाना भी रखता था। वो उसी फ्रीज में पीने का पानी भी रखता था। उसी फ्रीज में पीने के लिए बियर भी रखता था। उसी फ्रीज को रोज साफ भी करता था। फ्रीज वाले कमरे में ही दूसरी गर्लफ्रेंड भी लाता था। शातिर दिमाग आफताब के केवल श्रद्धा वॉकर से ही संबंध नहीं थे, उसकी करीब 20 गर्लफ्रेंड्स थी। ये सब डेटिंग ऐप के जरिए उसके संपर्क में आई थी। ये भी पता चला है कि आफताब हर बार नए सिम से डेटिंग ऐप पर नया अकाउंट बनाता था। गर्लफ्रेंड रही ज्यादातर लड़कियों को आफताब अपने घर ला चुका है। इनमें से कई को वो मेहरौली के उस फ्लैट पर भी ले गया जहां श्रद्धा की हत्या करके उसके शव के 35 टुकड़े किए थे। ये लड़कियां दिल्ली और महाराष्ट्र की हैं। अब पुलिस इन सब से भी पूछताछ की तैयारी कर रही है। पुलिस ने ऐप कंपनी से आफताब की सभी महिला दोस्तों के बारे में जानकारी मांगी है। हर बार नए सिम से डेटिंग ऐप पर अकाउंट बनाता था। लड़कियों से दोस्ती होने के बाद उन्हें अपने कमरे पर बुलाता था। श्रद्धा की हत्या के बाद भी कई बार लड़की को रूम पर लेकर आया था, जिससे पता चलता है कि श्रद्धा की हत्या करने के बाद भी आफताब नॉर्मल जिंदगी जी रहा था। वह अन्य लड़कियों से लगातार मिल रहा था। इससे पहले ये बात सामने आई थी कि श्रद्धा की हत्या के बाद आफताब एक लड़की को लेकर मेहरौली के फ्लैट पर आया था। साइकोलॉजिस्ट बताई जा रही ये लड़की बबल ऐप के जरिए उसके संपर्क में आई थी। फ्लैट में जब वे इस लड़की के साथ इश्कबाजी कर रहा था, उस समय फ्रीज में श्रद्धा के शव के टुकड़े भी रखे हुए थे। अब इन्हीं टुकड़ों की तलाश में दिल्ली पुलिस
दिन रात एक किए हुए है। 9 टीम गठित की गई है जो सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, दिल्ली के आसपास के इलाके, चाहे श्रद्धा और आफताब कहाँ गए थे, चाहे वो गुड़गांव की बात करें, चाहे इसके अलावा दूसरे प्रदेशों की बात करें, हिमाचल की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, जहाँ जहाँ वो रुके थे, किससे किससे वो संपर्क में थे, इन सभी चीज़ों की जांच की जा रही है। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस बहुत ही बारीकी से जाँच करके अपना दस्तावेज तैयार करेगी, अपनी चार्जशीट तैयार करेगी, जिसके बाद आरोपी बच ना सके इसलिए कोर्ट में उसको पेश करेगी। कैमरामैन संदीप के साथ कन्हैया शुक्ला, भारत 24, दिल्ली। अब आपको वो शब्द दिखाते हैं जो एक एक शब्द श्रद्धा के दर्द को बयां करते हैं। देखिए, ये वही चैट है जो साल 2020 की है, जिसमें वो बता रही है कि कैसे उसे मारा गया। वो बता रही है कि वो बिस्तर से उठने के भी लायक नहीं है क्योंकि उसके शरीर में दर्द है, वो तकलीफ से जूझ रही है, उसका बीपी लो हो चुका है और ये सब कुछ उसी आफताब की मार पिटाई के कारण। इसमें साफ तौर पर वो लिख रही है एनर्जी नहीं है बेड से उठने की। रोज रोज नई परतें खुलती नजर आती हैं और ये परतें इशारा करती हैं सन की आफताब ने जो कुछ किया वो पूरी प्लानिंग के साथ किया। यही वजह है कि मामला पूरी तरह से खुल चुका है, पानी की तरह अब एकदम सच साफ नजर आता है। लेकिन जब सबूत ही साफ हैं तो कैसे मिलेगा इंसाफ? श्रद्धा के टुकड़े करने वाला आफताब, देखिए जरा एक बार फिर से, ये वो हैवानियत के सबूत हैं। एक वो तस्वीर आपने देखी जिसमें उसके चेहरे पर निशान हैं और वो चेहरे पर निशान मार पिटाई के। ये चैट है उसकी साल 2020 की जिसमें वो बता रही है कि वो आज शायद चला जाएगा और उसके साथ येस्टरडे यानी कल मारपिटाई की गई है। बता रही है कि कल सब कुछ सुलझ गया था। फिर बता रही है कि वो कितनी तकलीफ में है, इस तकलीफ के पीछे की वजह क्या है, क्यों एनर्जी नहीं है वो भी बता रही है। सबसे बड़ी बात है जब वो ये लिख रही है कि एनर्जी नहीं बची है बेड से उठने की, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तकलीफ, कितनी यातनाएं उसको दी गई होंगी। अपने दोस्त से वो बातचीत तक नहीं कर पाई और उसमें वो फिर उसकी वजह बताती है कि वो बातचीत नहीं कर पाई, उसकी क्या वजह है। हिंदी जानते हुए भी जांच एजेंसी से अंग्रेजी में बात करता रहा। वो मर्डर करने की बात कबूल तो कर रहा है, लेकिन आफताब भी जानता है कि पुलिस के सामने दिए गए उसके बयान की कोई वैल्यू नहीं। वो कोर्ट में पलट भी सकता है। वो शातिर फिल्मों को देखकर सबूत मिटाना सीखता रहा। पूरी बॉडी को उसने गायब करने का एक बड़ा प्लान बनाया। चिकन और मटन पीस काटने की उसने ट्रेनिंग ली थी। हर सबूत को केमिकल से धोता रहा। मर्डर करने के बाद आम जिंदगी जीने लगा। मर्डर के बाद भी श्रद्धा का सोशल मीडिया इस्तेमाल करता रहा ताकि किसी को इस बात का शक ही ना हो कि श्रद्धा गायब हो चुकी है। तारीख 18 मई, जगह दिल्ली, रात करीब 10 बजे। उस दिन जो कुछ हुआ वो सुनने महज से आप सिहर जाएंगे। सोचिए, दिल्ली के तकरीबन 2 करोड़ लोगों के बीच 90,000 से ज्यादा पुलिस वालों की पहरेदारी के बीच क्या क्या हो रहा था। आफताब ने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए। टुकड़ों को 18 पॉलिथीन बैग में बंद कर फ्रीज में रखा। 10 घंटे तक वो शव के टुकड़े टुकड़े करता रहा। 1 घंटे तक शरीर के सभी टुकड़ों को पानी से धोया। सभी टुकड़ों को पॉलिथीन में बंद कर फ्रीज में रखा। इस दौरान उसने ऑनलाइन खाना भी मंगवाया। काम खत्म करने के बाद वे बियर लाया, फिर नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज देखी और सो गया। कत्ल के बाद आफताब ने अपने फोन को OLX पर बेच दिया। 4 माह बाद पिता ने पुलिस से बेटी के साथ संपर्क न हो पाने की शिकायत की। 14 सितंबर को श्रद्धा के परिवार को उसके गुम होने के बारे में पता चला।
26 अक्टूबर को मुंबई पुलिस ने पहली बार आफताब से पूछताछ की। 8 नवंबर को श्रद्धा के पिता उसका हाल जानने दिल्ली पहुंचे, लेकिन वे नहीं मिली। 12 नवंबर की रात पुलिस ने आफताब को उसके घर से अरेस्ट कर लिया। 14 नवंबर को दिल्ली पुलिस को आफताब के किचन से खून के निशान मिले। 15 नवंबर को पुलिस आफताब को लेकर मेहरौली के जंगल पहुंची। मेहरौली के जंगल और उस फ्लैट में छिपे श्रद्धा मर्डर केस के राज को सामने लाने के लिए पुलिस दिन रात एक करे हुए है। लेकिन शातिर दिमाग आफताब ने श्रद्धा के कत्ल को इतनी प्लानिंग के साथ किया कि पुलिस भी खुद हैरान है। कई ऐसे सबूत हैं जो सामने होकर भी सामने नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। सबूतों के नाम पर पुलिस को जानकारी ज्यादा है, कोर्ट में साबित करने के लिए पुख्ता सबूत बहुत ही कम, क्योंकि श्रद्धा की हत्या हुई कंफर्म नहीं, पॉलिथीन बैग गायब है, कत्ल की वजह साफ नहीं, खून के छींटे साफ हो चुके हैं, जुर्म के कपड़े गायब हो चुके हैं, इलेक्ट्रिक आरी गायब हो चुकी है, श्रद्धा का फोन गायब हो चुका है, सीसीटीवी फुटेज मौजूद नहीं, श्रद्धा के ही अवशेष कंफर्म नहीं, सिर धड़ का हिस्सा मिला ही नहीं। ऐसे में सवाल यही कि श्रद्धा को इंसाफ कब मिलेगा? उसके अलावा उसका शिकार कहीं और लड़की तो नहीं? आदमखोर की आहट, गांव में फैली दहशत। जी हां, मध्य प्रदेश के मुरैना में आजकल दहशत का माहौल है। अब सोचिए क्यों? यहां डर है कि कब, कहां, किस जगह वो बाघ निकलकर बाहर ना आ जाए और कहीं किसी के ऊपर हमला ना कर दे, किसी की जिंदगी को खत्म ना कर दे, कब किसी को अपना शिकार ना बना ले। ये बाघ राजस्थान के रणथंभौर से आया है, जो अब मुरैना में दहशत मचा रहा है, जिसकी दहशत से लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। वो बाघ अचानक से आता है, हमला करता है और फिर गायब हो जाता है। उसकी दहशत ऐसी है कि पूरे गांव को ही जाल की चादर में लपेट दिया गया है। आप लोग भी नहीं करें, बार-बार आपसे अनुरोध किया जा रहा है। माइक से होता यह ऐलान सतर्क करने के लिए है। मुरैना के रूनीपुर गांव में रणथंभौर के बाघ की आमद दर्ज हो चुकी है। वो आदमखोर जिसका जबड़ा कब किसको जकड़ ले कोई नहीं बता सकता। आदमखोर की आंख मिचोली से पूरा गांव दहशत में है। वो कब आता है, कब शिकार करता है, कोई कुछ नहीं जानता। वो दिखता है, हमला करता है और पलक झपकते ही गायब हो जाता है। रह जाते हैं तो बस खून के निशान, रह जाते हैं तो बस घायलों के जिस्म। हमने तो कल देखा है, 3 बार देखा है। पुलिस मार के सब लोग भगा दिए हैं। हम बोले अपनी रक्षा के लिए हम देख रहे हैं। रात में इनका ड्यूटी रहेगा, तुम अपने अपने घर में सो। शेर ये बोले, सुबह भी ये बोला है इसमें ही है। अब देखा तो उसमें कुछ भी नहीं मिला है। मुरैना के जिस इलाके में ये बाघ आतंक मचा रहा है, ये पूरा इलाका चंबल नदी से लगा हुआ है, लेकिन अब ये इलाका खतरों का घर बन चुका है। ये बाघ की चहलकदमी लोगों की धड़कनें तेज कर रही है। बाघ ने नदी किनारे के गांवों में डेरा जमा लिया है। इस नदी के किनारे बाघ कब किस घड़ी हमला कर दे कोई कुछ नहीं बता सकता। रणथंभौर का बाघ यहां छिपकर हमला कर रहा है। घरों के बाहर बिछते ये जाल उस आदमखोर को घेरने के लिए हैं, लेकिन वो अभी भी पकड़ से बाहर है। पूरे गांव में उसका आतंक है। फॉरेस्ट विभाग का कहना है कि यह बाघ राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क से आया है।
2 सप्ताह पहले राजस्थान की तरफ से रणथंभौर के मोहन नामक बाघ के मध्य प्रदेश में जाने की सूचना थी। सबसे पहले ये बाघ चिन्नौनी थाना क्षेत्र के नरसिंहपुरा में दिखा। सरसेनी गांव के चंबल किनारे सती मंदिर के पास भी इसके पंजे के निशान नजर आए थे। तभी से इन गांवों में दहशत का माहौल है। जी कल सुबह 5 बजे थे। हाँ, फिर का रुका रहा शाम तक देखा है। हाँ, जिन्होंने कोई तुम तो सो अंदर जैसी में सवेरे में जी ने आज बोला है कि इसी में भज्जा गन्नू को आज भी लाठी दी है। हाँ, जनता में बहुत सी जिन्ने फिर जनता में वो अब कह रहे कैसे निकल गया जहाँ है ही नहीं रहा। बाघ के गांव में घुसने की वजह से ग्रामीण अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। कई लोग अपने घरों में कैद हो गए। इस बाघ ने एक मीडिया कर्मी पर भी हमला किया। वो बुरी तरह से घायल हो गया। उनको बड़ा दूर उन्नीपुर एक गाँव है, वहाँ पे गांव की बस्ती में बाघ आ गया था। उसको अपन कब्जे करने के लिए गए थे। तो तिबरिया से कह रहा था कि हम लोग कम से कम 70-80 फुट की दूरी पे थे। तो जैसे ही उधर की तरफ हम लोग पहुंचे तो वहाँ पे मेरे साथ में और भी लोग थे। तो पहुंचे तो वहाँ बाघ ने क्या है हमला किया। हम लोग पीछे से जैसे ही हम लोग भागे तो पीछे से उसने हमला किया था। मौजूद फॉरेस्ट विभाग की टीम ने जैसे तैसे बाघ के चंगुल से मीडिया कर्मी को बचाया। इसके बाद बाघ दौड़कर एक मकान में घुस गया। बाघ को पकड़ने के लिए शिवपुरी से रेस्क्यू दल को बुलवाया गया है। रेस्क्यू दल के आने के बाद गांव के एक घर में छिपे बाघ को पकड़ा जाएगा। जैसे कल सुबह हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि रूनीपुर गांव में जो जौरा रेंज अंतर्गत आता है उसमें एक टाइगर का मूवमेंट है। तो तत्काल हमने वन विभाग की सारी टीम और साथ ही पुलिस विभाग के कर्मचारी यहाँ पे तैनात किए थे। तब से हम टाइगर की आसपास लोगों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध थे। लेकिन जब आज सुबह हमने कूनो नेशनल पार्क से टीम बुलाई थी, एक्सपर्ट डॉक्टर्स की, तो हमने सर्चिंग की तो अभी टाइगर का लोकेशन पता नहीं चल पा रहा है। संभवतः वो रात में इस लोकेशन से निकल गया है। अब केवल रानीपुर गांव ही नहीं, आसपास के क्षेत्रों में भी डर का वातावरण बना हुआ है। सुबह 8 बजे देखा हुआ है मैंने। इनने ऊपर से पत्थर डाला था। तब निकल के इधर से उधर पहुंचा, निकल के उधर पहुंचा, उधर से मैं भाग गया देख के। फिर वो उधर से लौट के इसमें घुस गया है। पुलिस और वनकर्मी बाघ की तलाश में जुट गई। मध्य प्रदेश के वन अमले ने इस बाघ को राजस्थान के रणथंभौर से निकला हुआ बताया है। इसे लेकर अब मध्य प्रदेश वन विभाग राजस्थान के वन अमले से संपर्क बनाकर मोहन को पकड़ने में लगा हुआ है। मतलब कि पूरा प्रशासनिक हमला बाघ के पीछे है और बाघ अपने शिकार के पीछे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो चलिए अब आपकी मुलाकात कराते हैं उस शख्स से जो कल तक समंदर की लहरों पर सवार था, लेकिन अब चाय की चुस्कियां बांट रहा है और उसकी चाय की चुस्कियां अब खूब सुर्खियां भी बटोर रही हैं। आप सोच रहे होंगे कि मेरे हाथ में ये चाय का कप आखिर क्यों है। इस वक्त मेरी मौजूदगी बिहार की राजधानी पटना के मरीन ड्राइव पर है और आज हम आपको एक ऐसे चाय वाले से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने मर्चेंट नेवी की पढ़ाई कर रखी है। और मेरे ठीक बगल में वो स्टॉल आपको नजर आएगा जहां पर मर्चेंट नेवी मर्चेंट टी स्टॉल है और अभिनव सिंह यादव जो मर्चेंट नेवी की पढ़ाई कर ये स्टॉल खोला है इन्होंने। हम सीधे अभिनव से बात करेंगे। क्या नाम है, मतलब क्या ऐसी सिचुएशन थी अभिनव, क्योंकि आपने मर्चेंट की पढ़ाई की, नेवी की पढ़ाई की और अब स्टॉल खोलना पड़ा आपको? जैसा कि मतलब मर्चेंट नेवी का कोर्स मेरा बिल्कुल हो गया था और मतलब कॉलेज के लास्ट मंथ में मुझे बताया गया कि आप लोग को प्लेसमेंट नहीं होगा अभी फ़िलहाल, क्योंकि फ्रेशर को नहीं ले रहा कोरोना के बाद शिप पे। तो हम लोग को ऐसा मतलब अचानक से न्यूज़ मिला, हम लोग थोड़ा शॉक भी गए, फैमिली में भी थोड़ा प्रॉब्लम हुई। तो हम लोग को पता चला कि मुंबई में 70% कंपनियां हैं जो शिपिंग कंपनी उधर ही हैं। तो हम लोग पटना आ गए कोलकाता से, फिर पटना से हम 2 दोस्त मिलकर मुंबई गए, कंपनी में गए। मुंबई में मैरिन हॉस्टल है, वहाँ पे हम लोग ठहरे और मैरिन हॉस्टल से लमसम में 60-70 किलोमीटर के लमसम में सारी कंपनियाँ थी। तो हम लोग जाते थे कंपनी में, अपना रिज्यूम CV जो भी है सब कुछ सबमिट किया, मेल किया, ईमेल दिया, सब कुछ दे दिया। 1-2 कंपनी में अपना इंटरव्यू भी दिया।
तो वे लोग को कहना था कि मेरे कंपनी में भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तब जैसा ही रिक्वायरमेंट होगा आपको मेल या कांटेक्ट करूंगा। जो नया कॉन्सेप्ट है चाय पियो और कप खाओ, वो अपने पटना शहर में भी लेकर आया और नया एक स्टार्टअप लाया हूँ। इस स्टॉल की ये खासियत है कि मर्चेंट नेवी की पढ़ाई कर चुके अभिनव कहते हैं कि ऐसा स्टॉल है जहां पर आप चाय पी करके इस कप को खा भी सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता है जब बिहार से इस तरह के यंगस्टर्स बाहर आते हैं, निकलते हैं और अपने स्टार्टअप्स करते हैं, और इस तरह का अनोखा स्टॉल्स खूब लगाया जा रहा है और खूब सुर्खियों में रहा है। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ अस्मित सिन्हा, भारत 24, पटना।